हेलो स्टूडेंट्स, आपका श्रीजी पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। लास्ट क्लास तक हमने फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में स्टडी की थी और आज हम ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट जो हम टर्म पढ़ने वाले हैं दैट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या वो देखते हैं। देखो, सपोज दैट आपके पास टू कंटेनर है, आपके पास टू सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन ए है और दैट इज सॉल्यूशन बी। ए सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है C1 और ऑस्मोटिक प्रेशर है π1 और बी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है C2 और ऑस्मोटिक प्रेशर है π2 और दोनों को हमने एट अ सेम टेम्परेचर में रखा हुआ है, एट अ टी टेम्परेचर। इफ अगर C1 इक्वल टू C2 हो जाए, अगर इन दोनों का मैं कहने लगूं कंसंट्रेशन क्या है, इक्वल है, तो क्या होगा आपको पता है। अगर C1 इक्वल टू C2 होगा तो π1 यानी कि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या हो जाएगा, सेम। क्यों हो जाएगा? क्योंकि C1 इक्वल टू π1 इक्वल टू क्या आएगा, C1 RT, π2 इक्वल टू क्या आएगा, C2 RT और RT से RT कैंसिल। तो हम कह सकते हैं अगर दोनों सॉल्यूशंस का, दो सॉल्यूशन है और दोनों का टेम्परेचर सेम है और उनका कंसंट्रेशन भी क्या है, सेम, तो वो दोनों सॉल्यूशनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है, टू सॉल्यूशंस व्हिच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। ऐसे सॉल्यूशन जिनका प्रेशर क्या हो, सेम हो, दिस सॉल्यूशन आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दिस सॉल्यूशन आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम इससे रिलेटेड एक नेक्स्ट टर्म की स्टडी करेंगे। इससे रिलेटेड हम एक नेक्स्ट टर्म की स्टडी करेंगे, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अब हम इन टर्म्स की स्टडी करने वाले हैं। अगर देखो आपके पास वही कंडीशन, दो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ए है जिसका कंसंट्रेशन क्या है π1, ऑस्मोटिक प्रेशर सॉरी जिसकी कंसंट्रेशन है C1, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है π1 और हम दूसरा सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन क्या है C2, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है π2। अब हम इन दोनों को देखें। इफ यदि हमारे पास अगर ऐसे सिचुएशन आ जाए, इफ π1 इज ग्रेटर देन π2, सॉरी इफ C1 इज ग्रेटर देन C2, अगर C1 यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ बी सॉल्यूशन तो क्या होगा, तो हम कह सकते हैं π1 ग्रेटर देन π2। यहां तक बात समझ में आ रही है। हम कह सकते हैं π1 ग्रेटर देन π2, यानी कि हम कह सकते हैं जो आपका ए सॉल्यूशन है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी बी से ज्यादा होगा और जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है उसे हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं और जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है उसे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। बात एक बार दोबारा समझ लो, जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे सॉल्यूशन के कंपैरिजन में ज्यादा होगा दैट इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे सॉल्यूशन के कंपैरिजन में कम होगा तो दैट इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो ये जो हमारा बी वाला सॉल्यूशन होगा ए के कंपैरिजन में क्या होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और बी का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है तो इसको क्या कहेंगे हम, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो एक बार देख लो, हम लिख सकते हैं हाइपरटोनिक का मतलब क्या है, दो सॉल्यूशन यानी कि अ सॉल्यूशन विच हैव मोर ऑस्मोटिक प्रेशर, तो सॉल्यूशन अ सॉल्यूशन विच है मोर ऑस्मोटिक प्रेशर
then other solution. These solution are a hypertonic solution, that is hypertonic solution. और अगर हम बात करें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है? ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, दूसरे सॉल्यूशन के कंपैरिजन में कम हो. तो अ सॉल्यूशन which have less osmotic pressure, OP का मतलब osmotic pressure, then other solution. जैसे कि हम बात करें A की बात कर रहे हैं, तो A क्या है आपका? हाइपरटोनिक, और B क्या है आपका? हाइपोटोनिक. बात आपको समझ में आ गई होगी. लेकिन सपोज दैट इस B वाले सॉल्यूशंस को हमने यहां ले लिया और एक ले लिया यहाँ पर C सॉल्यूशन, दैट इज B सॉल्यूशन, दैट इज C सॉल्यूशन. इसकी कंसंट्रेशन क्या थी आपकी? पाई 2. इसकी कंसंट्रेशन क्या मान लिया हमने? पाई 3. और मैं कहने लगूं पाई 2 इज ग्रेटर देन पाई 3. क्या अब ये जो हमारा B वाला सॉल्यूशन है वह अब भी हाइपोटोनिक होगा या हाइपरटोनिक होगा भाई? क्या देखो आपने यहां तक पढ़ा A, और देखो B वाले को हम अगर A से कंपेयर कर रहे थे तो ये सॉल्यूशन क्या था आपका? हाइपोटोनिक. लेकिन ये सदैव के लिए हाइपोटोनिक नहीं रहेगा, ये A सॉल्यूशन सदैव के लिए हाइपरटोनिक नहीं रहेगा. अगर A का कंपेरिजन हम B से कर रहे हैं तब ये हाइपोटोनिक है, और अगर हम B का कंपेरिजन A से कर रहे हैं तब ये हाइपोटोनिक है. तो अगर हम बात करें सपोज दैट A सॉल्यूशन में B ले लिया, एक सॉल्यूशन मैंने C ले लिया, अगर C2 की वैल्यू यानी कि पाई, यानी कि जो आपका B सॉल्यूशन है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर C वाले सॉल्यूशन से ज्यादा होगा, तो अब आपका हाइपोटोनिक कौन हो जाएगा और हाइपरटोनिक कौन हो जाएगा? ये आप किसकी तरह ट्रीट करेगा? हाइपरटोनिक की तरह. ये किसकी तरह ट्रीट करेगा? हाइपोटोनिक की तरह. आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए. और यहां तक हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की पूरी स्टडी कर ली है, और इससे आगे हम नेक्स्ट टर्म की बात करेंगे, वार्न्स हाफ फैक्टर. और एक चीज याद रखो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अब भी एक्चुअली डिफाइन नहीं हुई है. इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को एक्चुअल तरीके से जो डिफाइन करेगा दैट इज वार्न्स हाफ फैक्टर. और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करेगा वो कौन करेगा? वार्न्स हाफ फैक्टर, क्योंकि उससे रिलेटेड ही हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की स्टडी कर पाएंगे. अगर आपने वार्न्स हाफ फैक्टर की स्टडी नहीं की तो जो आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जितनी भी पढ़ी वो सब क्या होंगी? आपकी गलत होंगी. इसलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का होगा, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को बेटर तरीके से डिफाइन करेगा, दैट इज वार्न्स हाफ फैक्टर, जो कि आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ोगे.